गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 56। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। होपफुली आप लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो लेक्चर देख करके ही इलेक्ट्रिक करंट शुरू करिए, ताकि वहां के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके और आपका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो वहां के टोटल नंबर ऑफ लेक्चर देखने के बाद बेटा आप लोग इलेक्ट्रिक करंट शुरू करिए और हम लोग बस स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा सबसे फर्स्ट में कि चार्ज एट द रेस्ट। अगर चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो कौन सा आ जाएगा सर यही तो है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोगों ने 56 नंबर लेक्चर में कंप्लीट किया। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड या इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्ज मोशन करे, सर मोशन भी तो सर दो तरह का होता है, ये सब ऑलरेडी आपको हम क्लियर कर चुके हैं। एक होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब v बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, सर v बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर इसका, सर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। एंड एक्सेलरेटेड मोशन में v कांस्टेंट नहीं होता है, तभी तो आपका एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ चार्ज एट द रेट ऑफ मोशन या इज इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जनरली बेटा इसको ईसी से बार बार कई जगह आपको ईसी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी ऑफ चार्ज इज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड स्टडी ऑफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा डिफिनेशन है और कुछ भी नहीं। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली करंट क्या होता है सर, करंट को डिफाइन करने के लिए बस दो ही वर्ड है, डायरेक्शनल फ्लो। किसी भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। जनरली बच्चे जानते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, ना बेटा एयर करंट भी होता है। अगर एयर को किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप फ्लो करा दीजिए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एयर करंट। अगर वाटर को एक चैनलाइज कर दीजिए, इट मींस दैट एक डायरेक्शनल फ्लो दे दीजिए, उसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को एक डायरेक्शन के थ्रू फ्लो करा दीजिए, उसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है बेटा, करंट सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डायरेक्शनल फ्लो को। करंट रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शनल फ्लो को या रेट ऑफ डायरेक्शन फ्लो है। अगर एयर फ्लो हो रहा है एयर करंट, वाटर फ्लो हो रहा वाटर करंट, चार्ज फ्लो हो रहा तो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ध्यान रखिएगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन का फ्लो होना चाहिए। वाटर के लिए बात कर रहे हैं। आई थिंक ये सारा मैटर क्लियर हो चुका है। चार्ज रेस्ट में स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्ज इज इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है सर, इसको डिफाइन करने के लिए सर दो ही वर्ड, डायरेक्शनल फ्लो, डायरेक्शनल फ्लो। चलिए इलेक्ट्रिक करंट को और भी इस तरीके से डिफाइन करते हैं बेटा। क्या क्या है सर बता दीजिए, क्या है बेटा, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तो जस्ट वही बता रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए बेटा, v बराबर क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। क्यों ऐसा हो जाएगा, चूंकि a बराबर क्या होता है, dv बाई dt। इट्स मीन दैट v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। और v1 और v2 क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्यों सर, चूंकि मोशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। सर क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया सर। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा किसी कंडक्टर में तो वो क्या बनाएगा सर वो बनाएगा इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड या कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दोनों डिफिनेशन भी आपका क्लियर हो गया। डिफिनेशन नहीं है, जस्ट 2-3 लाइन डिफाइन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब इसको देखिएगा बेटा, इसको समझने का कोशिश करिएगा। क्या है सर ये, इफ टू बॉडी चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल्स, दो बॉडी ले लो बेटा, दो बॉडी ले लीजिए, एक का पोटेंशियल v1 एक का पोटेंशियल v2। क्यों, टू बॉडीज, वन बॉडी टू बॉडी, charge to different potential v1 and v2 are connected together by means of a conducting wire। मीन्स एक कंडक्टिंग वायर के साथ हम लोग इसको अटैच कर दिए, जोड़ दिए।
चार्जेज बिगिन टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब आपको पता है बेटा पोटेंशियल सर अगर V1 का ग्रेटर होगा V2 से, तो सर V1 का अगर V2 से ज़्यादा हो गया तो V1 आ जाएगा सर हाइयर पोटेंशियल पे और V2 आ जाएगा लोअर पोटेंशियल पे, और हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ करंट का फ्लो हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर V2 ग्रेटर देन V1 हो गया तो सर इतना अब आपको पता हो चुका है कि ये डायरेक्शन अब ये हो जाएगा, कोई भी एक लेकर के चल रहे हैं। फिर से बोले बेटा, इफ टू बॉडी चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल पे किया गया, आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, चार्जेज बिगिन टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या हाइयर पोटेंशियल से कहां जाएगा बेटा लोअर पोटेंशियल की तरफ। द चार्जेज कंटिन्यू टू फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। ये सर फ्लो ऑफ चार्ज कब तक होगा सर, जब तक इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, V1 बराबर V2 बराबर V। यहां से तीन बातों को निकालते हैं बेटा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कि चार्ज कब फ्लो करेगा, जब इसका पोटेंशियल दोनों का अलग अलग हो, एक हाइयर पोटेंशियल पे हो और दूसरा क्या हो बेटा लोअर पोटेंशियल पे हो। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल का दोनों में डिफरेंस आ जाए। पहली बात तो समझ में आ गया सर बाय मींस। दूसरी बात है चार्ज फ्लो करने के लिए हम लोग क्या दिए बेटा, एक कंडक्टिंग वायर दिए, मतलब चार्जेज फ्लो हो रहा थ्रू द कंडक्टिंग वायर। और ये कब तक फ्लो होगा, जब तक इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मतलब सर तीन बातें जो बोले जल्दी कंक्लूड करिए। पहला, चार्ज फ्लो होने के लिए डिफरेंट इन पोटेंशियल होना चाहिए, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए बेटा। और थर्ड, ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इसका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। इट मींस दैट अगर दो बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाए तो चार्जेज कभी भी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बच्चे मेरे पूरा पढ़े हैं उनके लिए तो ये बड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि सर ऐसे ना जाने हम 50 प्रॉब्लम बना चुके हैं इस पे, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेरे पे ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट में आ रहे हैं उनके लिए सब कुछ बता रहे हैं कि अगर दो बॉडी का चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आई थिंक इसको पूरी तरीका से हम आपको डील कर दिए कि चार्ज कब तक होता है सर, जब तक आपका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब देखिए बेटा लास्ट, रेट ऑफ फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, रेट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब d/dt, और यहां पे अगर Q कर देंगे इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यही बनाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। फिर से बोल रहे हैं बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सर रेट पे इतना ज्यादा मतलब क्यों, मतलब इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझो बेटा, आप जेई का तो खैर एक ही अटेम्प्ट होता है, नीट का अटेम्प्ट तो खैर 5, 6, 7, 8, 9, 10 देते रहो। सक्सेस का मतलब क्या होता है कि नीट, अगर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं नीट का, एक बच्चा है जो करंट ईयर में तैयारी किया, 12th क्लास का एग्जाम दिया, उसके बाद एक गैप लिया, उसके बाद एग्जाम दिया, उस समय भी नहीं हुआ, एक साल और गैप लिया, उसके बाद गैप हुआ, इसके ऐसे ऐसे भी बच्चे मेरे पास है बेटा जिन्होंने 6 साल में कामयाबी किया है नीट का। 6 साल में जाने के बाद वो MBBS निकाल पाए। सक्सेस, नीट तो वो भी क्वालिफाई कर रहा, और नीट एक वो भी बच्चा क्वालिफाई कर रहा जो करंट बैच में है, जो क्लास 12 भी पास किया और उसके बाद तुरंत नीट भी क्वालिफाई कर गया। लैंग्वेज में जनरल टर्म्स में बोले तो दोनों तो MBBS का डिग्री मिलेगा, दोनों बच्चे MBBS में एडमिशन लेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, एक का सक्सेस 6 साल के बाद मिलना और एक का सक्सेस तुरंत मिल जाना, सक्सेस दोनों है बेटा, दोनों MBBS कर रहे हैं, दोनों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, हो सकता है दोनों को सेम कॉलेज मिला हो, लेकिन क्या दोनों के रेट में डिफरेंस है कि नहीं? एक तुरंत आया, तुरंत सक्सेस किया, तुरंत गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, और एक को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगा उतने में सक्सेस होने के लिए। तो रेट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं, कितना जल्दी कितना सक्सेस हो जाना, इसी को तो रेट बोलते हैं। जस्ट लाइक हम बीमार हैं, हमको ग्लूकोज चढ़ाना है, आया कोई ग्लूकोज आराम से 5 घंटा 6 घंटा में एक बॉटल गया अंदर, और कोई आया 10 मिनट में पूरा का पूरा ग्लूकोज मेरे बॉडी के अंदर, पूरा बॉडी में बेटा कंपन शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि बस ऊपर ही चले।
तो इंपॉर्टेंट क्या है, रेट। मेरे अंदर से चार्ज तुम फ्लो करा दो, मेरे अंदर से चार्ज फ्लो करो, मान लेते हैं 1 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा, मेरे बॉडी में कोई टच किया 1 माइक्रो कूलम का चार्ज आ रहा, फ्लो कर रहा, लेकिन वो फ्लो कर रहा मान लेते हैं 1 घंटा में, तो ठीक है मेरा बॉडी हो सकता है सरवाइव कर जाए, हम जिंदा रह जाए, 1 मिली कूलम मान लेते हैं लेकर के चलते हैं। और अगर वही 1 मिली कूलम या 1 माइक्रो कूलम या 1 कूलम का चार्ज या 1 एम्पियर का करंट, मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट मेरे बॉडी में 2 सेकंड में क्रॉस कर जाओगे, बस खत्म। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या 2 कूलम का चार्ज या 1 कूलम का चार्ज सर आपके बॉडी से 1 घंटे में पास हो रहा, तो आप किसी तरह से सरवाइव कर गए, लेकिन वही 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में आपके बॉडी से पास कर दिया जाए, पूरा का पूरा बॉडी खत्म, मतलब मामला खत्म हो गया। आई थिंक अब आपको रेट समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज चढ़ाना, मेरे बाद चार्ज फ्लो कराना, नीट में सक्सेस होना, जेई में सक्सेस होना, सब में इंपॉर्टेंट है कि आपका रेट क्या है, कितना जल्दी आपने वो सक्सेस ले लिया। सक्सेस तो सभी होंगे, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि सर कोई लोग तो 1 साल 2 साल के बाद तैयारी छोड़ करके बीएससी बॉटनी और जूलॉजी में चले जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लगे हुए हैं उनको आज नहीं कल तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का सक्सेस मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कितना जल्दी वो सक्सेस मिल जाए। आई थिंक बहुत टाइम ले लिए हम रेट में, समझ में आ गया रेट क्या होता है सर। तो इंपॉर्टेंट रेट है, चार्ज का फ्लो होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चार्ज फ्लो हो रहा 1 दिन में, वही चार्ज फ्लो हो रहा 1 घंटा में, और वही चार्ज फ्लो हो रहा 2 सेकंड में। 2 सेकंड में बेटा पूरा मामला बदल जाएगा, 2 सेकंड में पूरे मामला बदल जाएगा। लेकिन वही 1 दिन में, 1 घंटा में वो कोई खास आपका इलेक्ट्रिक करंट पे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो आएगा ही, dq डिवाइडेड बाई dt। लेकिन अगर आप टाइम बहुत ज्यादा ले ले, वो देखो ना यहाँ पे dq जो चार्ज आना है वो तो आया है, लेकिन t का वेक्टर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो i वाला फैक्टर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा कि नहीं। आगे बात समझ में। तो सर इंपॉर्टेंट क्या है, रेट इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा अब क्या बता दिए, आई बराबर, देखो बेटा आई बराबर अभी जस्ट बता दिए, क्या बोल रहे थे बेटा, डी बाई डी टी, क्या बताए, चार्ज के फ्लो ऑफ, क्या फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट भी 2 तरह का होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस होता है और दूसरा क्या होगा बेटा आपका एवरेज होगा। देखिए बेटा आई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया जाए तो जो बड़ा क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा टी है बेटा, ये इसको एवरेज बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा dq डिवाइडेड बाई dt। तो I बराबर क्या होता है सर, I 2 तरह का होता है, एवरेज भी होता है और इंस्टेंटेनियस भी होता है बेटा। I एवरेज के लिए देख लो बेटा डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इसी को I एवरेज बोलेंगे, इसी को I एवरेज बोलेंगे, मतलब लिखने का तरीका है। और I एवरेज क्या हो गया बेटा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, dq डिवाइडेड बाई dt। ये सब कुछ आप मैकेनिक्स में पढ़े हैं, मैकेनिक्स में भी वहां पे वेलोसिटी को जब डिफाइन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, उसी तरीका से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, उसी तरीका से है इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। चलिए न्यूमेरिकल तो इसके हम 3-4 करवाएंगे, लेकिन उसका बात समझ लोगे बेटा। एवरेज नाम कभी भी आएगा, एवरेज के साथ आपको 2 टाइम इंटरवल जरूर मिलेगा, एवरेज के साथ आपको 2 टाइम इंटरवल जरूर मिलेगा, मतलब 3 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड तक, 10 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक। इट मींस दैट एवरेज जब भी आएगा सर, आपको भी समझ में आ रहा होगा, एवरेज के लिए 2 टाइम इंटरवल जरूरी होता है। और इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, ओनली 1 टाइम गिवन होगा। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, एक ही टाइम गिवन होगा। लेकिन कई क्वेश्चन में हम ये भी देखते हैं कि एवरेज में भी एक टाइम दिया रहता है, तो बहुत ध्यान से समझिए बेटा। कभी भी बोलेगा इन टाइम 3 सेकंड, एक तो बोल दिया अक्सर 3 सेकंड टू 6 सेकंड, आप तो एवरेज लगा ही दोगे। और इंस्टेंटेनियस में क्या बोलेगा, एट 4 सेकंड, एट 8 सेकंड, एट 2 सेकंड, मतलब एक टाइम दिया रहेगा, उससे आप इंस्टेंटेनियस निकाल लीजिएगा, बहुत आराम से निकाल लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एवरेज में कई बार एक ही टाइम लेता है और वो बोलता है इन 3 सेकंड।
इन 3 सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, 0 से लेकर के 3 सेकंड, 0 टू लेकर के 3 सेकंड। इन 8 सेकंड इट मींस दैट 0 टू 8 सेकंड। आई थिंक बात समझ में आ गया होगा। इन का मतलब सर एवरेज चला जाएगा और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा सर, एट टाइम टी, एट 4 सेकंड इंस्टेंटेनियस, एट 8 सेकंड इंस्टेंटेनियस, इन 4 सेकंड एवरेज, 0 टू 4 सेकंड। आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको समझ में आ ही रहा होगा बेटा। आई बराबर क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। आई बराबर अभी क्या बताए, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो अगर एक चार्ज, अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जहां पे आपको क्यू वर्सेस टी का ग्राफ है, क्यू वर्सेस टी का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, इट मींस दैट क्या होगा बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा किस बात को रिप्रेजेंट करेगा आपको, या देगा, क्या देगा, वो करंट देगा। आप देखिए बेटा, डी क्यू बाई डी टी, क्यू और टी के बीच में ग्राफ, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स करंट। चार्ज और टाइम ग्राफ का स्लोप, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लोप जो होता है Q2 ग्राफ, QT ग्राफ का क्या देता है आपको, करंट देता है। और dq बाई dt को कैसे लिखा जा सकता है सर, dq बराबर क्या हो जाएगा, आई डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो q बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब ये सब मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे बेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपका एरिया अंडर कर्व। किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व। इट मींस दैट आई और टाइम के बीच में कुछ भी हो जाए, इसका अगर ग्राफ अगर आप ड्रॉ, इसका अगर आप एरिया ग्राफ, मतलब आई और टी के बीच में जो ग्राफ होगा उसका अगर आप एरिया निकाल देते हैं तो उसका एरिया क्या देगा आपको बेटा, चार्ज देगा। इट मींस दैट, बार बार इट मींस दैट बोले, 2 या 3 बार हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि क्यूटी ग्राफ, चार्ज टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आई देता है, और आई और टी, अगर आई और टी के बीच का अगर आप एरिया, उस कर्व का एरिया अगर निकाल दीजिएगा तो वो एरिया क्या देगा बेटा, आपका चार्ज देगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम बार बार इसको 2 बार 3 बार समझा रहे हैं कि अगर ग्राफ में अगर आपका Q और T होगा तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटा वो करंट दे देगा। और अगर ग्राफ अगर आपका I और T का रहेगा और इस तरह का कोई ग्राफ हो गया, तो ये सब आपको सब कुछ करवा चुके हैं क्लास 11th में भी। इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो आपको क्या देगा बेटा, आपको वो चार्ज दे देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बेटा, अगर विजिबल होगा तो एरिया ऑफ आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज। और स्लोप क्या देता है बेटा, किसके किसके बीच का स्लोप, चलिए ठीक चल रहा है, हाँ नीचे तक इजिली विजिबल है बेटा, आराम से विजिबल है। एरिया ऑफ आई टी ग्राफ्स क्यू और स्लोप ऑफ Q2 ग्राफ गिव्स क्या देता है बेटा, करंट देता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस भी समझ में आ गया, एवरेज भी समझ में आ गया। और इन एट का हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन एट को हमेशा क्या रखिएगा बेटा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर, चलिए बेटा अब दूसरे कुछ में चलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, देखिए यूनिट, अच्छा ये फायदा होता है डिजिटल बोर्ड का। डिजिटल बोर्ड में क्या हो गया बेटा, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड, 7, 8, 9, 10, मतलब ये जो बोर्ड में हम कवर किए हैं ना, इससे कम से कम 10 to 12 स्लाइड आएगा। फट हम क्रॉस करते जाएंगे, आप समझते जाओगे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता है, बस इसमें मेरा एफर्ट बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर आप सेट करके इधर उधर लिखते रहते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ाना है, और मेरे लेक्चर में आपको पता है कि हम टाइम बर्बाद नहीं होने देते हैं। ये नहीं कि हम लिख भी रहे हैं और उसमें मेरा टाइम भी बढ़ता जा रहा है। चलिए यही बस यही फर्क हो जाता है, डिजिटल बोर्ड रहता है तो फटाफट स्लाइड के फॉर्म में क्रॉस करते जाते हैं। यूनिट क्या होता है बेटा, आई बराबर क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू का यूनिट क्या हो जाएगा सर, कूलम्ब हो जाएगा, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सर, सेकंड हो जाएगा। मतलब कूलम्ब पर सेकंड, और कूलम्ब पर सेकंड किसका यूनिट होता है, करंट का। लेकिन बेटा कूलम्ब पर सेकंड कभी यूज नहीं करते हैं, जनरली हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, एम्पियर। और सभी को पता है कि आई का यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये फंडामेंटल यूनिट है बेटा, ये ना डिराइव यूनिट है ना ही फिजिकल यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। वो तो फिजिकल क्वांटिटी तो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है ही। फिजिकल क्वांटिटी में से जो याद है ना 7 निकाल लिए थे, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
उसके बाद टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और दो सप्लीमेंट्री होता है बेटा प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। तो मेरे फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक करंट भी है, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है सर, एम्पियर होता है, कूलम पर सेकंड ना के बराबर यूज करते हैं। चलिए बेटा, एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं सर, एक कूलम डिवाइडेड बाई एक सेकंड। सिंपल सा बात है कि एक कूलम चार्ज को एक सेकंड तक अगर फ्लो करेंगे तो आपका कितना करंट डेवलप हो जाएगा, एक एम्पियर का। सर बहुत आसानी से क्लियर है। इसका सीजीएस यूनिट आएंगे तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका एब एम्पियर हो जाएगा। क्यों, इसका क्या हो जाएगा बेटा, एब कूलम हो जाएगा। सब तो बताने का जरूरत नहीं है, और ये एक सेकंड तो रहेगा ही। मतलब इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है एब एम्पियर, और इसका यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाता है बेटा, एम्पियर। एम्पियर एब एम्पियर समझ में आ गया। अब आपको भी पता है बेटा ये सारी बातें कि 1 एम्पियर बराबर जो आप लिखे हैं सर 1 कूलम बाई 1 सेकंड। 1 कूलम अपने आप में एक बिग यूनिट है, पता है ना। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफर करेंगे तो 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफर होगा। इट मीन्स दैट अगर 1 कूलम बड़ा यूनिट है और तो 1 एम्पियर भी बड़ा यूनिट होगा, 1 एम्पियर भी बड़ा यूनिट है, तो इसके सब मल्टीपल हम लोग यूज करते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर एंड सो ऑन। जनरली आपको देखने को मिलेगा मिली एम्पियर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। मेरे जो डोमेस्टिक यूजेज में है, घर वाला यूजेज है, वो हार्डली बेटा 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर का करंट पे काम चलता है, या 0.75 या 0.5 इस रेंज आपको बता दिए। ऐसा ना कि कोई बोल दे कि इसमें 50 एम्पियर का एक बल्ब है, उसमें 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। तो थोड़ा सा डेटा सोच समझ करके कि मेरा जो फ्रिज, कूलर, एसी ये सब है उस समय 1 एम्पियर का करंट या उससे कम ही लगता है। और जो लाइटनिंग होता है, हालांकि उसका तो कोई मेजरमेंट अब तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के हिसाब से लाइटनिंग जो होता है उसका जो रेंज होता है 1000 10,000 के रेंज के आसपास एम्पियर करंट होता है लाइटनिंग में, और डोमेस्टिक यूजेज 1 एम्पियर के आसपास होता है। आई थिंक यूनिट से रिलेटेड सारी बातें कर दिए। कूलम पर सेकेंड, एम्पियर, एब एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकंड, सब कुछ हो गया। और डायमेंशन तो ज़्यादातर लोग ए ही लिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक में देखते हैं कि वो आई भी लेकर के चलता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग लेके क्या चलेंगे बेटा, ए लेके चलेंगे। चूंकि ये फंडामेंटल यूनिट है तो इसका डायमेंशन को साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसा ना मत करना कि 1 कूलम बराबर हो गया एम्पियर इंटू टाइम, और नीचे भी हो गया टाइम, टाइम से टाइम कटा तो इसी का एम्पियर। अरे इसी का एम्पियर हुआ था तभी तो कूलम हम लोग निकाले थे, एम्पियर इंटू टाइम। आगे बात समझ में। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया सर इसका डायमेंशन भी क्लियर हो गया। क्या हो गया डायमेंशन बेटा, सिंपल सा बात है, ए हो गया। अब बताइए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है। सर ये वेक्टर तो लग रहा, क्यों वेक्टर आपको लग रहा है बेटा, कि सर आप ही बोल रहे हैं कि 1 एम्पियर, और ये फ्लो कहाँ से होगा सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो सर इसके पास तो एक डायरेक्शन भी है, इसके पास तो एक डायरेक्शन भी है, और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। हम बोलेंगे सही बात बोले बेटा, इसके पास एक डायरेक्शन भी, पता थे ना कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होगा उस अच्छा वो बताना बाकी है, अच्छा रहने देते हैं। इतना तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, ये चार्ज किधर फ्लो करता है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये कैसा क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक बात करें तो ये टेंसर क्वांटिटी है। अगर आपके ऑप्शन में स्केलर हो आप स्केलर लगाइए, अगर आपके ऑप्शन में टेंसर हो तो आप टेंसर लगाइए। बात समझ में आ गया। मोर स्पेसिफिक टेंसर क्वांटिटी, लेकिन 12 स्टैंडर्ड पे लोग इसको डील करते हैं स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से। अदरवाइज ये कैसा क्वांटिटी है बेटा, टेंसर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। सर ऐसा क्यों हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये टेंसर क्वांटिटी हुआ, इसलिए कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखे हैं बेटा, टेंसर क्वांटिटी इसको हम लोग नाम दिए हैं। कौन सा क्वांटिटी है बेटा, टेंसर क्वांटिटी है। तो देखिए थोड़ा सा देखते हैं, देखो बेटा, अच्छा यहाँ पे, अच्छा फिगर वहाँ पे छोटा है ना, ये अगर 8 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, तो बताओ तो बेटा ये वाला कितना एम्पियर आएगा, 8 एम्पियर आया, 6 एम्पियर आया। आप तुरंत बोल दिए कि सर ये 14 एम्पियर हो गया।
हाँ सर, दोनों का जोड़ दिए। क्या आप वेक्टोरियली जोड़े हैं बेटा? वेक्टोरियली क्या जोड़े हैं? √8² + 6² बराबर 10, इस तरीका से करके कुछ नहीं सर, हम तो किसी भी तरीका से आए। अगर मान लेते हैं इस तरीका से आता सर 8 एम्पियर और ये आता 6 एम्पियर, तो अभी भी इसको क्या बोल देते हैं बेटा? 14 एम्पियर। आराम से 14 एम्पियर बोल देते हैं। हाँ सर, 14 एम्पियर बोल देते हैं। चलो बेटा एक बात और समझाओ हमको, 14 एम्पियर आप बोल देते हैं। अगर ये 6 एम्पियर का डायरेक्शन अगर आप ऊपर कर दिए तो, अब बताओ अगर 6 एम्पियर का डायरेक्शन अगर आप ऊपर कर दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा सर? ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये 2 एम्पियर का होगा। सर कैसे? देखो तो बेटा 8 एम्पियर आया, 6 एम्पियर इधर चला गया और 2 एम्पियर इधर चला गया। मतलब देखिए ना, अभी क्या बोले कि ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन मैटर करता है कि नहीं? जहां 6 एम्पियर को आपने उधर घुमा दिया, अब ये 14 एम्पियर से कहां चला गया बेटा? 2 एम्पियर पे। तो वेक्टर ना होने के बावजूद भी इसका डायरेक्शन मैटर करता है कि नहीं? यस सर, मैटर करता है। क्लियर हो गया बेटा? इसीलिए इस क्वांटिटी का नाम हम लोग क्या दिए? टेंसर क्वांटिटी, या आप अपने लेवल पे इसको क्या बोल सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी। या और भी देखना है तो ये भी देख लो। अगर ये हो गया बेटा 5 एम्पियर, ये हो गया 7 एम्पियर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हुआ। सर कोई सा भी एंगल हो, ये वाला कितना हो जाएगा सर? ये अगर हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे किया बेटा 5 एम्पियर 12 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 7 एम्पियर। लेकिन जहाँ पे अगर ये 12 एम्पियर आ रहा और अगर 5 एम्पियर का डायरेक्शन अगर आप इधर कर दिए, तो बताओ बेटा क्या 17 एम्पियर अभी भी रह पाएगा? नहीं सर, अब नहीं रह पाएगा। देखिए ना सर, 12 एम्पियर आया, 5 एम्पियर इधर चला गया, तो अब कितना हो गया? 7 एम्पियर। तो दिख रहा ना कि डायरेक्शन चेंज होने के वजह से, यहाँ देखो तो बेटा 17 से 7 आ गया कि नहीं? यहाँ 14 से 2 आ गया कि नहीं? इट मीन्स दैट कि सर ये वेक्टर तो नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन मैटर करता है। इसलिए इस क्वांटिटी का नाम है बेटा टेंसर क्वांटिटी। और अगर टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में ना हो तो आप किसको टिक करोगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी को। आई थिंक सारी बातें समझा दी अब आपको काफ़ी डिटेल वे में भी। चलिए, कन्वेंशनल करंट ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? ये सब तो अभी तक आपको याद है ना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इस पे फोर्स लगता है, और निगेटिव चार्ज क्या होगा? इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सिंपल सा बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेड था। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव उसी के डायरेक्शन के, ये क्या पॉजिटिव क्या होता है बेटा? अलोंग, और निगेटिव क्या होता है? ऑपोजिट। याद आ गया होगा? उसी वे में समझा रहा है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में जा रहा तो पॉजिटिव चार्ज के चलने के डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा उसी डायरेक्शन को कन्वेंशनली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा, पॉजिटिव चार्ज के मूव करने के डायरेक्शन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? तो सर अगर निगेटिव चार्ज रहता तो निगेटिव चार्ज अगर मान लेते हैं इधर जा रहा, अब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज मूव कहां कर रहा बेटा? ये मूव कर रहा है इधर, और निगेटिव चार्ज अगर इधर मूव कर रहा तो आप सिंपल सा बात बोलोगे कि सर निगेटिव डायरेक्शन जिधर मूव कर रहा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के मूवमेंट को ही हम लोग आई का डायरेक्शन मान लेते हैं। मतलब पॉजिटिव में होगा अलोंग और निगेटिव में होगा ऑपोजिट। देखिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज मूव करने का डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। डायरेक्शन अलोंग बेटा, अलोंग मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए अलोंग मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के अलोंग ही क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। और अगर निगेटिव चार्ज रहा, अगर निगेटिव चार्ज रहा तो इसका क्या बोलेंगे बेटा? ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट ऑपोजिट में, या निगेटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक डिटेल में समझा दिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और नेक्स्ट और एक डायरेक्शन तो आपको पता ही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और वो भी पता है बेटा, थोड़ा सा डिटेल में देख लो। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और तो इसका मतलब तय बात है कि इधर होगा हायर पोटेंशियल, इधर होगा लोअर पोटेंशियल। कितना क्वेश्चन इस पे कराए हैं, मोर देन 15 क्वेश्चन, 15 से ज्यादा करा चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाता है, जिधर लोअर पोटेंशियल जाते रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पे रख दे बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रख दे तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ तो बेटा ये किधर मूव कर रहा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। और अगर यहां पे एक निगेटिव चार्ज रख देते तो ये किधर मूव करेगा, देखो उल्टा तरफ। मिस इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, हम क्या बोले, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। और पॉजिटिव डायरेक्शन कहां मूव कर रहा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है बेटा, हायर पोटेंशियल से कहां जा रहा है बेटा, लोअर पोटेंशियल के तरफ। और निगेटिव चार्ज रहा तो ये कहां भागेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ। तो देखो ना बेटा, अगर निगेटिव चार्ज इधर जा रहा, अगर निगेटिव चार्ज इधर जा रहा तो इलेक्ट्रिक करंट कहां जाएगा, इधर। तो देखो तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट कहां बना, हायर पोटेंशियल से कहां बन गया बेटा, लोअर पोटेंशियल के तरफ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन पूरी तरीके से क्लियर करवा दिए। यस सर, डायरेक्शन पूरी तरीके से बेटा क्लियर करवा चुके हैं। अब बताओ बेटा चार्ज कैरियर का नाम सुने हो, कहीं ना कहीं चार्ज कैरियर का नाम सुने होंगे आप लोग। टोटल फिजिक्स में 3 ही तरह का चार्ज कैरियर पढ़ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं पे भी। एक है चार्ज कैरियर में एक इलेक्ट्रॉन्स आता है, दूसरा होल आएगा और तीसरा आयन होता है। 3 ही तरह का चार्ज कैरियर होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक होल और तीसरा क्या होता है बेटा, आयन। 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखो बेटा कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब चार्ज एंड एनर्जी के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, मतलब कंडक्टर में चार्ज कौन कैरी करता है या एनर्जी कौन कैरी करता है। तो सिंपल सा बोलोगे कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। कंडक्टर में तो सबको पता है। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड होता है, वैक्यूम होता है, इंड वगैरह पे कैथोड वगैरह का कॉन्सेप्ट है। वैक्यूम ट्यूब भी आप लोग सुने होंगे केमिस्ट्री में। वैक्यूम ट्यूब में कौन सा होता है बेटा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें पूरी तरीके से गैस वगैरह फिल्ड कर दिया जाता है, वहां पे 2 तरह का चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स में सिर्फ चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस दोनों होते हैं। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, आयंस। ये मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। CaSO4 NaCl का टूटना, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, उसी तरीके से CO पॉजिटिव SO4 निगेटिव, इस तरीके से करके। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन चार्ज और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आयंस। और लास्ट क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर जस्ट लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें कौन सा चार्ज कैरियर होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयंस होते हैं। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि चार्ज कैरियर क्या है, ये तो सब आपको पता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं एंड आयंस होते हैं। और किस डिवाइस में किसका यूज होता है, कंडक्टर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैक्यूम ट्यूब होगा, इलेक्ट्रॉन्स, डिस्चार्ज ट्यूब होगा, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, आयंस एंड सेमीकंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। क्लियर हो गया बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बेटा, आपको भी पता है कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सब में डिफरेंस क्या है, पहले से भी पता है आपको, कई बार डील कर चुके हैं, हालांकि आपको भी बोर लगेगा भी इसको। कंडक्टर होगा तो फ्री टू मूव, कहीं मर्जी करता है, वो हर जगह मूव करेगा बेटा। उसके बाद कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है चार्ज कैरियर न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं होता है, तभी तो वो चारों तरफ मूव कर रहा है। और इसमें क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, पता है ना, 10 टू द पावर 28, 10 टू द पावर 30 पर मीटर क्यूब होता है बेटा। 1 मीटर क्यूब के कंडक्टर में 10 टू द पावर 28, 10 टू द पावर 30, 10 टू द पावर 32, इस हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर के पास भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन से कोई कमी नहीं है उसका, इसलिए वो रेंडम डायरेक्शन में सब में मूव करते रहता है। इंसुलेटर में तो मूव ही नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है एंड वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नेग्लिजिबल होते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर का फिर भी आपको डिफरेंस दोबारा बता दिए बेटा। एक टर्म जो बड़ा फ्रीक्वेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट में, जिसका नाम है बेटा फ्री एनर्जी डेंसिटी। देखो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत जगह यूज आएगा। इससे पहले जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एन पढ़ते थे ना बेटा, ये एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम एन पढ़ेंगे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम एन पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले बात तो कि ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी का नाम है बेटा फ्री एनर्जी डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डिवाइडेड बाई क्या होगा, वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यही क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन अब हम इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ेंगे बेटा, क्या अब पहले क्या था, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन दोनों बराबर होता था। अब ऐसा नहीं करेंगे बेटा। अब अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा तो एन इससे तो मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूनिट मैच करने के लिए खुद से सोचो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। इट मीन्स दैट एरिया इनटू लेंथ निकालना पड़ेगा कि नहीं। फिर से बोल रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा आगे का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएंगे। बहुत सारे जितने कॉन्सेप्ट है वो सब, जितना रजिस्टेंस में, रजिस्टिविटी में, कंडक्टिविटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा एन। तो एन अभी से बोल रहे हैं, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आगे बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख देंगे एन, और एन का यूनिट क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो ना बेटा, यूनिट ही मैच करने के लिए आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। मतलब कि अगर आपको एन दे दिया, एन अगर दे दिया 2 × 10⁻30 पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो इसको में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे सर, 2 × 10⁻13 1 मीटर क्यूब में है। तो टोटल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखोगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एन के रिगार्डिंग बहुत देर इसीलिए डिस्कशन किए कि कंफ्यूजन आ जाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एन ही होता था, लेकिन यहाँ पे एन का आपको यूनिट बिल्कुल बदला मिलेगा। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता वहां पे तो 10 × 10⁻30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 × 10⁻30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। यस सर। अब आज आगे आ जाइए बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट बस डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। किस पे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे सर, उसी पे आई बराबर एवरेज करंट पे और इंस्टेंटेनियस करंट पे 4 क्वेश्चन करा देंगे, समझ में आ जाएगा। अब ये बोलना चाह रहा क्या बेटा कि एक इस तरीका से सेक्शन है, ये आपको ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में भी पढ़ाते हैं। तो आप ही बताओ तो बेटा, अगर आपको कहीं पानी दूर लेके फेंकना होगा पाइप से, तो आप क्या करते हो, हल्का सा उसका एरिया कम कर देते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट पता है ना कि अगर यहाँ पे एरिया कम हो जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाता था। लेकिन याद है बेटा, वहाँ पे मास फ्लो रेट जितना इन होता है उतना ही मास फ्लो रेट उतना ही आउट होता है। मतलब dm/dt, मास फ्लो रेट dm/dt इसको बोलते हैं इन, और ये क्या होगा बेटा, dm/dt इसको क्या बोलेंगे बेटा, आउट। आई थिंक विजिबल होगा शायद, dm/dt आउट। तो ये क्या होता है बेटा, जितना मास फ्लो रेट अंदर आया उतना ही मास फ्लो रेट बाहर आ गया। क्यों, कभी देखे हो बेटा, आपका जो प्लास्टिक का पाइप है क्या वो पानी पी जाता है, कभी पानी पिए सुनते हो उसको, क्या उसमें कोई पानी का जमावड़ा होता है, कोई एक्युमुलेशन होता है? मतलब सर पहले भी उसका प्यास मिटा हुआ था मेरा पाइप का, और बाद में भी प्यास मिटा हुआ है, पहले भी वो कोई पानी को जमा नहीं किया, बाद में भी नहीं किया। तो जितना पानी आएगा, जितना वाटर आएगा उतना ही निकल जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे अगर एरिया कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट था क्लास 11th का। अब क्लास 12 में कुछ अलग नहीं होने वाला है। ये देखिए क्लास 12 में क्या हो जाएगा बेटा, जितना
जैसे यहाँ पे मास फ्लो रेट इन था, उसी तरीका से मास फ्लो रेट आउट होगा। तो जितना यहाँ पे चार्ज फ्लो रेट मतलब डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, जितना आपका इन होगा बेटा उतना ही डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, आपका आउट हो जाएगा। डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आउट हो जाएगा। मतलब सर सुनिए, करंट जो इन होगा वही करंट क्या होगा, आउट होगा। मतलब क्रॉस सेक्शन से करंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्रॉस सेक्शन से करंट को कोई फ्लो नहीं होने वाला है। क्यों? चूंकि जो आपका कंडक्टिंग सेक्शन था, जो भी आपका कंडक्शन में काम हो रहा था, वो पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल हो रहा। मान लेते तार जा रहा, तार के ऊपर वायरिंग वगैरह है, मतलब प्लास्टिक लपेटा हुआ, पहले हम उसको टच कर रहे थे बेटा, कई बार देखो ना तार गिरा हुआ, आप उसको टच करिए कोई करंट नहीं मारेगा, लेकिन अगर प्लग लगा दीजिए तो भी अगर आप उसको टच करिए प्लास्टिक वाले पार्ट को तो भी करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सर पहले भी वो प्लास्टिक न्यूट्रल था और बाद में भी उसका प्लास्टिक न्यूट्रल ही रहेगा। उसी तरीका से कोई एक्युमुलेशन नहीं किया चार्ज का, तो जितना चार्ज आया होगा सर उतना ही चार्ज चला गया। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आउट। मतलब जितना करंट यहां पे बेटा उतना ही करंट यहां पे। मतलब करंट को क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई मतलब नहीं है, करंट को क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्युमुलेशन एंड न्यूट्रल बिफोर भी और न्यूट्रल आफ्टर भी। ये पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट, कई बार पूछते हैं बेटा कि ये करंट आई है, अगर आप इसको इस तरीका से टर्न कर दो, अगर आप इसमें टर्न कर दो तो आई होगा या कुछ और हो जाएगा। सर करंट को आप मोड़िए तोड़िए, जो करना है करिए, मरोड़िए, कुछ भी करिए, ट्विस्ट करिए, टर्न करिए। इसी आई को अगर आप ऐसे कर दीजिए तो भी आई होगा, अगर ऐसे कर दीजिए तो भी आई होगा, और ऐसे कर दीजिए तो भी आई होगा। बात समझ में आ गया? मतलब करंट को ट्विस्ट करने से, टर्न करने से उसमें इलेक्ट्रिक करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब हम लोग क्या काम कराएंगे, आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज में जो रिलेशन बताए थे, जो अभी जस्ट रिलेशन बताए हैं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी और आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डी टी, एट वाला कॉन्सेप्ट और इन वाले कॉन्सेप्ट पे 4 न्यूमेरिकल करा देते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। पहला नंबर देखिए बेटा, I बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड क्यू फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो एक मिनट बेटा, सिंपल सब लोग नोट कर लेते हैं। I बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, I बराबर क्या होता है सर, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, इसलिए डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे टोटल चार्ज मिल जाएगा। I बराबर क्या गिवन है बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, और लिमिट खुद वो दे दिया टाइम का 0 से लेकर के 10 सेकेंड। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। दो ही चीज तो सोचना है, आई देगा तो क्यू निकालना है, और क्यू देगा तो आई निकालना है। अभी तक के डिस्कशन में तो यही है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए बेटा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, 0 to 10 और 0 to 10। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स एन क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, पता है। और 0 से लेकर के 3, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक मिनट जस्ट मिनट, यहाँ पे क्या था बेटा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, सब कुछ ठीक है, टी स्क्वायर डी टी। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टी क्यू डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 10 प्लस 1 डी टी का क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, टी 0 से लेकर के 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 0। तो ये हो गया 1000 बाई 3 और प्लस 10, तो ये हो गया बेटा 1030 बाई 3। मतलब सर चार्ज आ गया 1030 बाई डिवाइडेड बाई 3। अब चूंकि यहाँ पे बेटा आई का वैल्यू कोई यूनिट नहीं दिया है, तो इसीलिए अब यहाँ पे हम कूलम वगैरह नहीं लगाएंगे। आया बात समझ में? क्योंकि आई का यूनिट यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, सिर्फ टाइम का। वहाँ पे अगर यहाँ पे एम्पियर दिया रहता तो हम यहाँ पे कूलम लगा देते। सर बात समझ में आ गया। तो ये क्या आपका आ गया बेटा, क्यू, और जैसे Q आया तो Q बराबर क्या होता है, एनी। सर Q लगा दिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज इन दिस टाइम, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E। Q कितना हो गया, 1030 बाई 3 डिवाइडेड बाई E, और E का मतलब क्या हो गया बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये वाला फैक्टर तो आपको अभी भी याद होगा, 1 डिवाइडेड बाई वाला, मतलब 1030 बाई 3
और ये कितना हो जाएगा बेटा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से जब इसको कट करेंगे बेटा तो ये 2.08 के आसपास आ जाएगा, 2.08 के आसपास आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 2.08 सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करो, देखो बेटा 1030 इंटू 2.08। अब अगर 08 को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेंगे, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2060, मतलब 2060 प्लस में आएगा इंटू 10 टू द पावर 18, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और 2060 से थोड़ा सा बढ़ाना है, मान लो ना बेटा 2100, 20 आपका ऑलरेडी आंसर मैच कर जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, मतलब 21। आगे कैलकुलेशन समझ में, कैलकुलेशन क्या किए थे बेटा, 3 से इसको कट कर लिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब ये मत पूछना कि सर 2100 ही क्यों लिए, 90 क्यों नहीं लिए, 21, वो तो आप कर लीजिएगा आराम से। हम आपको एक जनरल आइडिया बता दिए कि हम कैलकुलेशन किस वे में करते हैं, क्योंकि मेरे पास ABCD का ऑप्शन है। अगर आपका ये बोर्ड का सवाल होगा तो आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमको टाइम दीजिएगा सर तो हम सारा का सारा सॉल्व कर देंगे, हमको नहीं, मतलब आपके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आराम से निकल गया। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, आई गिवन था, क्यू निकाल दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्यू गिवन है बेटा, क्यू कितना है 4TQ प्लस 3T² प्लस 2T प्लस 4, आई एट 4 सेकेंड, समझ में आ गया ना। ये कौन सा है सर, ये इंस्टेंटेनियस है। इन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, ये क्या है सर, एवरेज है। तो इंस्टेंटेनियस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, DQ डिवाइडेड बाई DT, और जब D बाई DT करोगे तो कितना हो गया बेटा 4TQ प्लस 3T² प्लस 2T प्लस 4। अब बता बेटा इसका कितना हो जाएगा, सबको अलग अलग करना, बार बार कितना बच्चा वाला मेथड कराएंगे, बस एक बार लास्ट बार करा रहे हैं बेटा, ये इस टाइप सब नहीं कराएंगे। अब इस तरीक़े से कर दिए 2T प्लस D बाई DT, क्या हो गया बेटा 4। आपको आता होगा ये सब, कितना हो गया T² का क्या हो जाएगा बेटा 3T², मतलब 4 इंटू 3T² प्लस ये 3 बाहर चला जाएगा, और T² का क्या हो जाएगा 2T। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, DT बाई DT क्या हो जाएगा 1 और प्लस 0, मतलब ये हो गया 12T² प्लस 6T प्लस 2 आई। और आई कितना पे पूछा है सर, 4 सेकेंड पे पूछा है। आई 4 सेकेंड पे पूछा है, तो आई इन 12 फोलोस 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 12 इंटू 16 प्लस 24 प्लस 2, तो 12 इंटू 60 कितना होगा 160, 16 दूनी 32, मतलब 192 प्लस 24 प्लस 2, 24 और 2 कितना हो गया 26, और 192 और 26 कितना हो गया बेटा 9 2 11 218, कितना आंसर आ गया इसका 218। कोई यूनिट मत दीजिएगा, चूँकि यहाँ पे कुलम वगैरह कुछ दिया नहीं है तो कोई यूनिट देने का ज़रूरत नहीं है, 218 यूनिट करके कुछ लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर यहाँ कहीं ना कहीं 218 मैच कर जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से सॉल्व हो गया। तो दिख गया ना, अगर क्यू दिया है तो आप क्या निकाल दिए बहुत आसानी से, सर हम आई निकाल दिए, बहुत आसानी से आई निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या बोल रहा है, आई इन बिटवीन एवरेज का बात कर रहा है 0 to 2 सेकेंड, तो आई बराबर क्या होगा बेटा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इट मीन्स दैट Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब सुन बेटा, अब आप निकाल दो 0 to 2 सेकेंड ना, तो अब आप निकाल सकते हो क्यू, या स्मॉल क्यू दिया है ना, तो स्मॉल क्यू दिया है तो कोई बात नहीं, स्मॉल क्यू और ये हो गया स्मॉल क्यू, ये Q21 मतलब चेंज वाला बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या कर दो बेटा 0, सबसे पहले 2 सेकेंड ले लो बेटा, ये 2 सेकेंड पे माइनस Q 0 सेकेंड पे डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, खत्म। तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा Q 2 सेकेंड पे, मतलब 4 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी, मतलब 2 प्लस 4 माइनस Q 0 सेकेंड पे 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस 0। तो ये कर लोगे सॉल्व, या बोर हो जाओगे अगर हम करेंगे तो। 8 चौके 32 प्लस 2 2 4 4 3 12 प्लस 2 2 4
+4 -4, चलिए तो ख़त्म ही हो गया बेटा, और डिवाइडेड बाई क्या इतना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 32 और 12 4 16, तो 16 दूनी 32 तेरह 48, कोई दिक्कत नहीं। 48 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया 24 यूनिट। आगे ना बात समझ में, 0 to 2 सेकंड के बीच में कितना हुआ सर 24 यूनिट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, यही मेथड है बेटा, इसी वे में आप सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पास टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज Q इज अ फंक्शन ऑफ t बराबर a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, राइट डायमेंशन ऑफ a b एंड c। याद है बेटा डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ना था यूनिट एंड डायमेंशन में, और डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलता है, ओनली सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और इक्वेटेड, देयर इज नो रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन। क्लियर हो गया, सेम नेचर के ही क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है या इक्वेटेड किया जा सकता है। तो इक्वेटेड में देखो तो बेटा ये तीनों सेम होगा कि नहीं, ये जो भी सेम होगा कुछ भी है लेकिन ये तीनों सेम है, और अगर इक्वेट कर रहे हैं तो ये भी सेम होगा, और ये क्या है सर, ये कुछ नहीं है सर, ये क्या है चार्ज है। मतलब ए टी स्क्वायर को चार्ज के बराबर रख दो, तो चार्ज का डायमेंशन, अब डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, टी का डायमेंशन क्या होगा टी स्क्वायर, और इधर क्या होगा इसका डायमेंशन ए टी। अरे ये वाला एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, या ऐसे कर दो, छोटा जैसे करना करो, तो एक टी से एक टी मतलब ये हो जाएगा ए टी -1। ये एम्पियर वाला है दोस्त, ये एम्पियर वाला है, ये एम्पियर वाला है, ये एम्पियर वाला है, ये एम्पियर वाला है, समझ में आ गया। अब उसी तरीके से बी टी भी किसके बराबर कर देंगे चार्ज के बराबर, तो बी बराबर कितना हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब ये हो गया ए टी डिवाइडेड बाई टाइम का कितना हो गया बेटा टी, तो ये कितना हो जाएगा ए। उसी तरीके से सी चार्ज के बराबर रख देंगे, सी बराबर चार्ज मतलब कितना हो गया बेटा ए इंटू टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये था डायमेंशनल होमोजेनिटी का क्वेश्चन, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट बोले ओनली सेम काइंड ऑफ नेचर कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और इक्वेटेड, तो बस इक्वेटेड कर दिए बेटा, इक्वेटेड, और ये क्या होगा सब सेम नेचर का होगा, ये तो हो गया सर। अब बोल रहा है ए बराबर 5 मतलब Q इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ए बराबर 5t स्क्वायर प्लस बी बराबर 3 मतलब 3t और c मतलब 1 मतलब 1। अब क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। Q दिया है, I पूछ रहा है, और वो भी क्या है बेटा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सर, अब थोड़ा सा टी स्क्वायर का 2t मतलब 10t, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3, और ये जब हो जाएगा 5t तो कितना हो जाएगा 10 इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा 3, और सुनना बेटा t बराबर 5 सेकेंड, I बराबर 5 सेकेंड, तो 10 इंटू 5 प्लस क्या हो गया बेटा 3 मतलब कितना हो गया 53 यूनिट करके डायमेंशन दे दो। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आपको डायमेंशन भी चेक कर लिया वो, और I बराबर डी क्यू बाई डी टी जो निकाले, ये तो जल्दी नहीं ना हो गया, टी स्क्वायर का 2t मतलब 5 दूना 10 इंटू टी, और t का 1 हो गया मतलब 3 हो गया, तो कितना हो गया बेटा 53 आंसर इसका आ गया। चलिए कितना आसानी से एकदम एक क्वेश्चन देखो, कई बार हम क्या देखे हैं जनरली सीबीएसई जैक बोर्ड में भी एक क्वेश्चन यही से स्टार्ट भी करता है, वो क्यू दे देगा, आई पूछेगा, आई दे देगा, क्यू पूछेगा, यही से देखते हैं कि बच्चे के बीच में रिदम बनता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरूर फोकस कर लोगे, और खासकर वो वाले को, अच्छा अभी जस्ट इसके बाद हम क्लियर कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा, द करेंट थ्रू अ वायर, आई बराबर क्या बोल रहा है बेटा आई नॉट प्लस अल्फा साइन पाई इंटू टी, आई नॉट बराबर 10 तो आई बराबर 10 कर दिया, प्लस अल्फा बराबर पाई बाई 2, पहले से लिख देते बेटा पाई बाई 2 साइन पाई बाई पाई टी। फाइंड चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 3 सेकेंड। एक तो एवरेज वाली बात कर रहा और एवरेज करंट भी पूछ रहा, इन पूछ रहा ना, तो ठीक है बेटा अभी करते हैं। आई बराबर क्या होता है बेटा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई डी टी, दोनों तरफ कर देंगे तो ये टोटल चार्ज निकल जाएगा, और कहाँ से कहाँ इन 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या बोले थे, याद आ गया ना, देखे ना वहाँ का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इन 3 सेकेंड, इट मीन्स दैट कहाँ से कहाँ हो गया सर 0 to 3 सेकेंड। तो आ जा बेटा क्या हो जाएगा 0, आई बराबर क्या हो गया 10 प्लस अल्फा बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 साइन
पाई टी, और ये क्या हो गया बेटा डी टी, और कहाँ से कहाँ 0 से लेकर के 3 तक में। तो देखो बेटा अलग अलग कर देते हैं। 10 डी टी, अरे डी टी को बस मल्टीप्लाई किए हैं बेटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई टी डी टी, बस डी टी को मल्टीप्लाई किए हैं भाई। अब क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा t, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 3, पाई बाई 2 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, पाई टी है तो पाई टी। लेकिन और आगे ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का जो कोफिशिएंट है अगर कुछ होता है तो वो पाई से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन थीटा डी थीटा, लेकिन अगर आपका हो जाएगा साइन के थीटा और फिर यहाँ पे डी थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस कॉस के थीटा डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। जो कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है बेटा डिवाइड हो जाता है। तो ये पाई से पाई कट गया, तो ये कितना हो गया सर 10 या 30, ये हो जाएगा ना बेटा 3 माइनस 0 प्लस ये -1/2 हो जाएगा बेटा, -1/2 हो जाएगा कॉस पाई टी का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 3। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया बेटा 30, सॉरी यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं चार्ज निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया बेटा 30, 10 या 30 -1/2, ये जब 3 लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा cos 3 पाई, और जब ये 0 लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा cos 0। अब कितना हो गया 30 -1/2 पाई cos 3 पाई, अरे सर ये तो जानते ही नहीं है, -1 cos 3 पाई के बीच में फंस गए बेटा हम। अभी जब फंस जाओ ना तो कभी भी ऐसे कर लो, ये किसका ग्राफ होता है बेटा सर, ये ग्राफ होता है कॉस का, ये कॉस का ग्राफ होता है, ये 0 डिग्री, ये कॉस 0 पे, ये कॉस देखो ना बेटा ये कॉस 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई। अब देखते बेटा cos 3 पाई किसके बराबर हो गया सर -1 के बराबर, दिख गया ना -1, ये माइनस और cos 0 कितना हो गया 1, तो मतलब 30 -1/2 -2 माइनस खत्म, मतलब 30 + 1 मतलब कितना हो गया 31 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एम्पियर दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम कूलम डाल देंगे। Q क्या डाल दिए बेटा, Q बराबर कितना हो गया 31 कूलम हो गया। कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज ही निकाल रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, हाँ सर चार्ज ही निकाल रहे हैं। पूछ तो रहा है बेटा, देखो ना फाइंड चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 3 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है बेटा, एवरेज करंट इन दैट इनपुट। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर एवरेज में हो जाएगा 31, और एवरेज कितना करंट लेंगे 3 सेकेंड का, मतलब 31/3 एम्पियर। समझ में आ गया क्या किए बेटा, इन 3 सेकंड में चार्ज निकालने के लिए तो समझ में आ गया कि चार्ज निकाल दिए। इन 3 सेकंड, इन का मतलब होता है एवरेज, और 0 से लेकर के 3 एवरेज करंट निकालना था, तो 3 सेकंड में चार्ज कितना फ्लो हो गया 31, तो एवरेज चार्ज कितना हो जाएगा सर 31/3, क्योंकि Q डिवाइडेड बाई T पुट करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। यही 4 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, इस 4 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखते हैं आते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। और एक लास्ट जो क्वेश्चन हम नहीं करा पाए, टाइम भी परमिट नहीं कर रहा था, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है उसका, कहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जस्ट लाइक अभी जैसे आपको एक डील किए थे बेटा, अगर याद करिए तो I = dq डिवाइडेड बाई dt। इट मीन्स दैट Q एंड T का जो ग्राफ होगा, इसका जो स्लोप होगा बेटा वो स्लोप देगा I, और dq बराबर I dt, मतलब q बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट मिनट, हाँ क्या हो गया बेटा, q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इट मीन्स दैट I एंड t का जो ग्राफ होगा, I एंड t का जो ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा ये आपका देगा चार्ज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो बेटा ये I और ये T का ग्राफ इस तरीका से मान लेते हैं दिया हुआ है, यहाँ पे दे देगा 4 सेकेंड, यहाँ पे दे देगा 8 सेकेंड, यहाँ पे दे देगा 2 एम्पियर, यहाँ पे दे देगा 4 एम्पियर। तो अब बोलो तो आराम से निकल जाएगा कि नहीं सर, ये किसका ग्राफ दिए हैं सर, ये IT ग्राफ दिए हैं। आप इसका जब पूरा का पूरा एरिया निकालिएगा तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं सर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ना बेटा 2 × 4 मतलब कितना हो गया 8,
और इसका वाला एरिया कितना हो जाएगा सर 4, और ये वाला रीजन कितना होगा 4, मतलब सर ये हाइट हो गया 4, मतलब ये हाइट हो गया 4 और ये भी हो गया मतलब 16, मतलब 16 और 8 कितना हो गया 24 एम्पियर। अगर इधर 24 और ये अगर ये एम्पियर में दिया हुआ तो 24 कूलम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर कोई कमी नहीं होगा बेटा क्वेश्चन का। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे सर, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, और अगर ये ऐसे दे देगा तो यहाँ पे कर दीजिए। मतलब कहने का सेंस है बेटा, ये सब अगर दे देगा 2 4 6, इधर भी दे देगा 4 और इधर दे देगा 10, आराम से निकाल लो ना बेटा, ये वाला निकाल लो। अब पहले सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 4 24, और ये वाला देख लो बेटा, अगर मान लेते हैं अगर तो सेम है 2 और 2, ये भी 2 और ये भी 2, लेकिन ये कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से ट्रायंगल और यहाँ से ट्रायंगल ये सब मिला करके भी कर सकते थे। समझ में आ गया ना कि ये आराम से सर इस टाइप का क्वेश्चन आपके हो जाए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम मैकेनिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कई जगह पढ़ा चुके हैं कि एरिया अंडर कर्व कैसे निकलता है। तो जो भी कर्व दीजिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था कैसे सर, ये Q और ये T के बीच में इस तरीक़ा से है और बोल देगा सर वो 60 डिग्री है, तो स्लोप वगैरह आप आराम से कहीं कभी नहीं निकाल सकते हो। जहाँ कभी स्लोप देना होगा दे देगा वो। कहीं पे मान लेते इस टाइप का ग्राफ दे दिया और ये वाला क्वांटिटी दे दिया 2, ये क्वांटिटी दे दिया 6, ये क्वांटिटी दे दिया 10, ये क्वांटिटी दे दिया 30, तो आप आराम से बोलेगा कि इसमें से क्या होगा, इसका स्लोप वगैरह के बारे में पूछेगा, आई के बारे में पूछेगा। सर ये 10 3 ये 20, ये 6 2 ये 4, आराम से यहाँ पे थीटा निकाल देंगे। बात समझ में आ गया ना कि यहाँ पे अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं सर। अगर स्लोप निकालने आपको जितना अच्छा आता है, जितना आपका क्लास 11th का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, अगर कभी दे देता है तो स्लोप निकालिए। स्लोप निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किसी तरीके से आप इंतजाम कर लीजिए tan थीटा, या और आप ये सब tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। सब क्लास 11th के स्टार्टिंग में ही करना था। तो स्लोप निकाल दीजिए। और कभी भी IT ग्राफ दे देता है, कभी भी IT ग्राफ दे देता है, तो उसका जो पूरा का पूरा एरिया आप निकाल दीजिए। वो पूरा का पूरा एरिया क्या कॉन्सेप्ट दे देगा बेटा आपका, चार्ज का दे देगा। आई थिंक समझ में आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ना है, मैकेनिक्स में भी पढ़ना है। और वो कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा वीक है तो जब आप 11th क्लास फिर से दोबारा पढ़ लोगे, अभी 12 में आने के बाद कई बच्चे का थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो पाता है। आप 11th आज नहीं तो कल पढ़ोगे, हमसे पढ़ो चाहे कहीं पे भी पढ़ो, आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको अननेसेसरी हेडेक से नहीं लगने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम फर्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक था बेटा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन, चार्ज कैरियर, क्या ये सब डायरेक्शन होता है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ ग्राफ और स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम करा दिए। अब लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं बेटा आपको सर्कुलर सेक्शन में अगर करंट दौड़ने लगे उस समय करंट क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करने लगे तब क्या होगा, और आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।